में मिला। ये संपूर्ण साहित्य उनका वेदना में उनका जन्म ही हुआ। महादेवी कहती मेरा जन्म ही वेदना में हुआ और करुणा में ही मैं रहती हूँ। आवाज जो उनका, गाना जो उनका है वो करुणा में ही, निराला जो, लेकिन वेदना से सीखे नहीं, जो लिखते हैं दुखी जीवन की प्रभाव। तो देखिए कि इस युग के समस्त कवियों में वेदना, छायावादी कवियों को वेदनावादी या वेदना विलासी होने का आरोप नहीं लगा। ठीक है, वेदना मतलब ऐसी पीड़ा अधिक पीड़ा कर संवेदनाएं जो सारी चीजें, जैसे वेदना के ही सुरेल हाथ से बनाए उनकी छायावाद कभी इस बात को सीखा। लेकिन एक और कि छायावाद का जो प्रारंभ हुआ वही अंत नहीं हुआ। इन कवियों को जो प्रारंभ था वही अंत नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी वेदना, इनकी पीड़ा, इनके आंसू कम होने लगते। अगर आप छायावाद का 30 के आसपास की कविताओं को देखें या अंतिम समय की कविताओं को देखें तो वेदना कम होने लगती है, अर्थात दुखवाद का आनंदवाद ले लेता है, जैसा कि कामायनी में आप देख सकते हैं। आनंदवाद की प्रतिष्ठा की बात, गुंजन में सुख दुख के समन्वय की बात पहले से करते हैं। वो लिखते हैं दुख सुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। इसी तरह यमा के अंतिम नाम पर पहुंचते पहुंचते महादेवी की पूजा के अंतिम पूजा और निराला की राम की पूजा में निराला अंत में कहते हैं होगी जय होगी जय होगी। तो ये आत्मविश्वास है। छायावाद के आरंभ से अंत तक दुख दुख का समन्वय देखा। इसके अतिरिक्त प्रेमानुकूल किस्म के कवियों की आधुनिकालीन छायावाद सबसे सतत काल है। इस काल की कविता में अधिकतर प्रेम गीतात्मक साहित्य रचे और प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। द्विवेदी युग की नैतिकता या शुद्धतावादी काव्य की तुलना में छायावाद में प्रेम की प्रधानता है। इसमें कोई बुराई नहीं। प्रेम की प्रधानता हर युग में रखती है, ऐसा नहीं छायावाद में। छायावाद का प्रेम असहनीय है। रीत काल का भोगवादी या भोगवादी प्रेम के आधार पर देखा जाए तो छायावाद का प्रेम आदर्शवादी प्रेम के रूप में देखने को मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि छायावाद में जिस तरह से प्रेम का निर्माण हुआ, ऐसा प्रेम का परिचय आपको किसी काल में देखने को नहीं। छायावाद में एक नई अनुभूति, नए रूप में प्रेम को प्रस्तुत किया गया है और इस युग के कवियों के प्रेम एक गंभीर जीवन दर्शन को प्रेम के साथ साथ सौंदर्य भी। छायावाद ने एक नए मूल्य जो सबसे अधिक जगह बनाई वो सौंदर्य। सौंदर्य बोध इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि हम पहले बता सौंदर्य बोध के करने हैं, पंत सौंदर्य बोध के करने हैं, तो सौंदर्य बोध इस युग में जाता है। इस युग के कवियों में अखिल विश्व से सौंदर्य की चेतना देखने को मिलती है। एक सभी ये कवि जीवन को सुंदर बनाने के प्रयासी है। सत्यम सुंदरम में उन्होंने सुंदरम विशेष प्रकृति सौंदर्य से चलकर ये मानव सौंदर्य की बात। पंत लिखते हैं सुंदर है यह तो तुम सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर। अर्थात सब कुछ सुंदर है लेकिन मानव से सुंदर कोई था। मानव की सुंदरता की बात इस युग की सौंदर्य निश्चित रूप से विशिष्ट है। एक और सौंदर्य सौंदर्य के रूप में कनक किरण के अंतराल में लुप्त छिपकर चलता दिखाई पड़ता है। तो दूसरी ओर अगर आप देखिए तो चेतना का उज्ज्वल वरदान की जो सौंदर्य करती है। छायावादी कवियों ने सौंदर्य को उदात्तता, भव्यता, दिव्यता आदि गुणों से विभूषित करके इस युग के काव्य को एक नए मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया। इस दृष्टि से अगर देखा है तो छायावादी काव्य विशिष्टता की हिंदी काव्य परंपरा में छायावाद को देखा जाए तो छायावाद में अगर पंत को ले लीजिए या साध को ले लीजिए, निराला को ले लीजिए, मतलब सभी को ले लीजिए, तो इस युग की एक और बड़ी विशेषता है और वो है प्रकृति। अंत में प्रकृति की ओर वापसी है। हिंदी काव्य परंपरा में या साहित्य में प्रकृति भूमिका जब से सृष्टि का निर्माण हुआ या जब से साहित्य का निर्माण हुआ, लेकिन प्रकृति में जो स्थान छायावाद में पाया
वो स्थान इससे पूर्ववर्ती कालों में कभी नहीं, चाहे भक्ति काल हो, चाहे रीत काल हो और चाहे आदि। भक्ति कालीन कवियों ने प्रकृति का वर्णन किया निश्चित रूप से, लेकिन भगवान की लीला के लिए आए। रीतकालीन कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन किया, उद्दीपन के रूप में और श्रृंगारिका के रूप में। स्वच्छंदतावाद के कवियों ने भी प्रकृति को उन्मुखता दिखाई, लेकिन वर्णन विशिष्ट साधारण, लेकिन छायावादी कवियों ने उषा, संध्या, रात, चांदनी जैसे चिर परिचित रूपों को भी नई अंतर्दृष्टि से देखा और उसका जैसा कि इन्हीं सामान्य प्रतीकों का प्रयोग पहले पंत की प्रथम रस और चांदनी, निराला की शांत सुंदरी, प्रसाद की मंदिर माधुरी यामिनी जैसी कविताएं शायद छायावाद से पहले ऐसी कविताएं आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। एक दुर्लभ प्रकृति चित्रण को लेकर एक दुर्लभ रामायणी इसमें की श्रेष्ठ क्योंकि प्रलय की घटनाएं, पौराणिक घटनाएं, लेकिन रामायणी के चित्र प्रलयकालीन समुद्र की विराट दृश्य का चित्रण प्रसाद करते हैं, तो अद्भुत चित्रण है वो, और ऐसा हिंदी के किसी भी काल में नहीं किया, इसीलिए ये प्रकृति चित्रण दृष्टि से अमूल्य भूमिका मानने को। छायावादी कवियों के यहाँ प्रकृति वर्णन के आधार पर ही पलायन का भी आरोप लगा, क्योंकि प्रसाद करते हैं देख चंद देख बुलावा देकर मेरे नाम इसलिए, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पलायन की बात करें, लेकिन ये ऐसा नहीं, ये अनुचित। इनका प्रकृति प्रेम के मूल में, छायावादी कवियों के प्रकृति प्रेम के मूल में सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति और नैसर्गिक जीवन की आकांक्षा अधिक है। जब प्रसाद की इस पंक्ति को पढ़िए, इस संदर्भ को बार बार कोट किया जाता है कि प्रसाद जी या किसी युग के कवि धीरे धीरे पलायन की बात, ये जब मुझे बुलावा देकर मेरे नाम लिखे, जब ये बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा जैसे वो पलायन की बात करें, लेकिन नहीं। जब आप इनको ध्यान से देखें, चिंतन करें, तो जीवन के व्यापारों के बीच समरस भूमि को पाने की आकांक्षा इसमें प्रसाद जी की बेचैनी दिखे। वो जीवन और व्यापार के बीच समरस की बात कर रहा है, तो इसलिए छायावादी कवियों में अगर देखा जाए, इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना, लोक मंगल की भावना या मानव करुणा की बात है। राष्ट्रीय चेतना यद्यपि ये कहा जाता है कि राष्ट्रीय चेतना की भावना दुनिया की इन कवियों में ज़्यादा थी, छायावादी विभिन्न कवियों में कम है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं, क्योंकि प्रसाद जी के हिमालय के आनंद में उसे प्रथम किरण का देव कहा और हिमालय पूर्व से उसे प्रबुद्ध सिद्ध भारती जैसे भी उन्होंने लिखा। निराला ने भी भारत विजय करे और महाराज शिवाजी के नाम पत्र जैसी रचनाएं इसका प्रमाण है कि राष्ट्रीयता की कमी भी इस युग में नहीं है। छायावादी कवियों की राष्ट्रीय चेतना सिर्फ गीतों तक नहीं, बल्कि सूक्ष्म सांकेतिक प्रवृत्तियों के आधार पर अन्य कविताओं को भी देखा जाता है। जैसे निराला के तुलसीदास ने देश को पराधीनता से मुक्ति की संकल्पना, इसी तरह राम के सत्य पूजा में नैतिक सत्य की साधना का संकेत देखने को मिलता है। छायावाद में लोक मंगल भी और मानव करुणा की बात देखने को मिलती है। छायावादी कवियों ने मानव करुणा के रूप में जो व्याप्त विषमताएं उनका भी उल्लेख किया। ये जरूर है कि राष्ट्रीयता की मात्रा थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अद्भुत किसी भी नहीं है। निराला के साहित्य में लोक मंगल, मानव करुणा की अपने सबसे अधिक दिखाई देती, जैसे भिक्षु, बादल रात, विधवा ऐसे उनके काव्य संग्रह या कविताएं उसका। तो छायावादी कविता जीवन विमुख भी जीवन मुक्त। इसके अलावा विश्व मानवतावाद में भी राष्ट्रीय चेतना, विश्व मानवतावाद भी अगर देखें तो इस युग में, ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के विश्व मानवतावाद से भी ये प्रेरित है। पंत जी छायावाद में विश्व दृष्टि,
का अंकन करते हैं, वो मानते हैं कि यही उसकी आधुनिकता है। रामायणी में अखिल मानव भावों की अभिव्यक्ति हुई। निराला की सम्राट अष्टम एडवर्ड को पर लिखी गई कविता इस मानवतावाद का रूप है। इसी तरह से सांस्कृतिक गरिमा का प्रयोग किया गया है। भाषा की दृष्टि देखा जाए, भाव व्यंजना की दृष्टि देखा जाए तो यह युग अभिव्यंजना की दृष्टि से सबसे औसत है। इस युग में केंद्रीय के स्वतंत्र का पहला साधन था वो। अग्नि में छायावाद के कदमों के सम्मुख पहला पत्र काव्य की अनुकूल भाषा का नई संवेदना के नए मुहावरे का था, ऐसा उनका मानना। इस युग के कवियों में तो शब्द और अर्थ के सामंजस्य किसी कवियों में जादू प्रतीक, शब्द प्रतीक के रूप में काम कर रहे हैं। इसी तरह से बिंब विधान को आप देख लीजिए, बिंब विधान का भी आज से कभी नहीं गया, जिसे पंत जी ने चित्र भाषा कहा। तो बिंबों की मौलिकता और सटीकता है और प्रगीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, छंदों में मुक्त छंद की बात शुरू होती है और निराला इसके प्रमुख पहलुओं के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो छायावाद का युग भारत की अस्मिता की खोज का युग है। छायावाद के जन्म से लेकर अंत तक की जो भी संक्षेप में हम लोगों ने चर्चा की, उस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस पर कोई मदद नहीं। नमस्कार।